मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो इतिहास का पेपर होने वाला है, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित 1200 ईस्वी तक आपका जो पेपर होगा, आपके सामने प्राचीन इतिहास का मतलब आपका जो पेपर होने वाला है, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट को, और यूनिट नंबर फर्स्ट में जहां अपन देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को से लोह युग तक अपन सारी की सारी चीजों को, प्री हिस्टोरिक पीरियड से आपके सामने आयरन एज तक चीजों को पढ़ते हैं आपके सामने। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट आपके सामने, जिसका पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आपके सामने जरूर से देखने को मिलता है एग्जाम में, सिंधु घाटी सभ्यता वाला, तो इसको अच्छे से करके चले जाना आप। और अगर आप अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल जो प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मिल जाएगा। और ये पीडीएफ है, ये वाली पीडीएफ आपके सामने, ये आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। सिंधु घाटी सभ्यता है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से थी। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यह सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। जिस समय आपके सामने पूरी दुनिया के अंदर यूनानी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चीनी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये एक समय के समकालीन सभ्यताओं में से रही हैं। सारी की सारी सभ्यताएं आपके सामने, इसमें सबसे ज्यादा विकसित, सबसे ज्यादा नगरीय प्रणाली वाली, आज के समय जो यूरोपीय पद्धति पे जो शहर बसे हुए हैं आज के समय में, वो हमारी हड़प्पा सभ्यता में बहुत पहले बसा दिए गए थे। बहुत ज्यादा प्राचीन सभ्यता रही। मतलब जिस समय आपके सामने ये समझो कि इंसानों ने सबसे पहले अपना जो सभ्यताओं को, मतलब अपने आप को बसावटी तौर पे इंसानी बस्तियों का निर्माण करना शुरू किया था, उसी समय में आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके साक्ष्य मिलते हैं। जिसको आपको सामने, जिसका समय है आपके सामने लगभग 2500 ईस्वा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वा पूर्व तक। ईसा से भी पूर्व आपके सामने 2500 साल पहले आपके सामने ये सब देखने को मिलता है। उस समय ये सभ्यता वो फली फूलती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, इसे समकालीन विश्व सभ्यताओं में अद्वितीय मानी जाती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, वो इसको क्या करती हैं, जो समकालीन विश्व है पूरी दुनिया के सामने इसको सबसे अद्वितीय बनाने का काम करती है। इसके जो मुख्य पॉइंट आपके सामने पहला है। अब इसके जो क्या क्या मुख्य विशेषताएं रही हड़प्पा सभ्यता की, इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहला है नियोजित नगर का निर्माण करना, प्लान अर्बनाइजेशन के नाम से जिसको जाना जाता है। मतलब इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता को निर्माण किया गया था, जिसको अगर आप विस्तार से समझते हो तो आपको लगता है कि ये पूरी की पूरी एकदम नगर को, आज के समय जो शहर होते हैं, शहरों को किस तरीके से बसाया जाता है, उसी तरीके से आपके सामने देखने को मिलती है हड़प्पा सभ्यता। यह सभ्यता आपके उत्कृष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। यह सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? सबसे शानदार जो नगर हैं, सबसे शानदार आपके सामने जो शहर हैं, उसके निर्माण के लिए ये प्रसिद्ध थी। मतलब इसका जो निर्माण किया गया वो इस तरीके से था, जिस तरीके से आज के समय आधुनिक समय के जो नगर दिखाई देते हैं, शहर दिखाई देते हैं, उस तरीके से इनका निर्माण दिखाई देता है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे दो नगरों में बटे हुए थे। और जो हड़प्पा सभ्यता है, इसमें दो बड़े नगर देखने को मिलते थे, दो बड़े शहर देखने को मिलते थे। जिसमें पहला है आपके सामने, पहला शहर आपके सामने हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदाड़ो, दो नगरों में आपके सामने मुख्यतः बटी हुई दिखाई देती थी। दोनों के दोनों शहर थे, चाहे हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदाड़ो हो। इसके बसावट की बात करें, इसका बसावट कुछ इस तरीके से था। इसके दो भाग देखने को मिलते थे। पहला भाग देखने को मिलता था जो नगर के बीच में होता था, और वो क्या होता था, ऊंचा हिस्सा होता था आपके सामने। समझ में आ गया? और बाग के आसपास के इसके सामने, इसके जो ऊंचे हिस्से के आसपास लोग बसे हुए रहते थे। ऐसे समझ लो, नगर के बीच में आपके सामने एक जगह होती थी जो सामान्य जगह से ऊंची दिखाई देती थी, है ना, और बाकी के इसके आसपास लोगों को बसावट देखने को मिलती थी। तो ये जो बीच का हिस्सा होता था, इसको दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जहां पे रईसी, जो जिनके पास पैसे होते थे, जमींदार समझ लो, या फिर नगर की रक्षा करने वाले लोग है, वो इस दुर्ग में रहते थे। बाकी आम जनता वो निचले शहरों में रहा करती थी। सड़कों की बात करें, सड़क सीधी तथा एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। तो इसकी जो सड़कें होती थी वो एकदम सीधी थी, सीधी सड़कें देखने को मिलती थी। लेकिन अगर एक सड़क ऐसे जा रही है आपके सामने, एकदम सीधी सड़क जा रही है, दूसरी जो सड़क है वो आपके सामने से आएगी और पूरे के पूरे समकोण 90 डिग्री पे इसको काटती हुई दिखाई देती है। भवन निर्माण में, और ये देखो कितनी एक शानदार बात देखने को मिलती है, जो भवनों का जो निर्माण था
उसमें भी किसका प्रयोग किया गया था? पक्की ईंटों का निर्माण किया गया था। मतलब जो भवनों का निर्माण देखने को मिला उसमें भी पक्की ईंटें हैं उसका प्रयोग किया गया था। कच्ची ईंटें नहीं थी, वहां पर भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। अगले वाला पॉइंट है इसमें उत्कर्ष जल निकासी का। प्रत्येक घर में स्नान घर और शौचालय होते थे जिसका पानी ढकी हुई नालियों से मुख्य नाली तक जाता था। मतलब कुछ इस प्रकार की थी, मान लो ये सड़क है ना, सड़क, ये मान लो आपके सामने घर है और घर में स्नान घर है। अब स्नान घर को बाहरी साइड में बनाया जाता था, उसके पास से नाली गुजरती थी। नालियां तो होती थी, आज के समय अपने गांव में देख लेना, आपके गांव में सड़कों किनारे नालियां नहीं मिलेंगी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में नालियां देखने को मिलती थी। और नालियां मिल जाएंगी तो खुली नालियां मिलेंगी, लेकिन इनके समय क्या थी, नालियों को ढका गया था। और सिर्फ नालियों को ढककर ही नहीं रखा गया, बल्कि उन नालियों को एक बड़े नाले से भी जोड़ा गया था। मतलब अलग अलग प्रकार की जो नालियां हैं वो इस नाले से जुड़ी हुई थी। समझ में आ गया? जो मुख्य नाले से जुड़ी हुई थी यही स्वच्छता व सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को भी दिखाता है। और इसी चीज से क्या पता चलता है, वहां के लोग कितनी स्वच्छता के प्रति जागरूक थे और कितने अपने स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागरूकता दिखाई पड़ती थी। अगले वाला पॉइंट आपके सामने विशाल सार्वजनिक संरचनाएं। अलग अलग प्रकार की विशाल सार्वजनिक संरचनाएं भी देखने को मिलती थी। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नान घर और हड़प्पा के जो अन्नागार है उसकी इंजीनियरिंग और प्रशासनिक क्षमता के प्रतीक है। मतलब मोहनजोदाड़ो में क्या देखने को मिलता है, एक बहुत बड़ा स्नान घर देखने को मिला, चौकोर शेप का। एक तो ये अच्छे से याद कर लेना, इसके किनारे सीढ़ियां लगी हुई थी और इन सीढ़ियों से लोग उतरते थे। इसके साइड में कपड़े चेंज करने का भी क्या था, आपके सामने अलग अलग प्रकार के रूम बनाए गए थे। बीच में आपके सामने एक बड़ा सा स्नान घर था जहाँ पे मतलब कोई तीर्थ हो गया आपके सामने, या फिर कोई अगर कोई पर्व होता था तो वहां पर लोग नहाया स्नान किया करते थे आपके सामने। और जो हड़प्पा है वहां पर क्या देखने को मिलता है, अन्नागार। अन्नागार क्या होता है आपके सामने, आपके इसमें आप जब घर में अनाज कट के आता है तब क्या करते हो, उस अनाज को आप क्या करते हो, इकट्ठा करके कहीं पर इकट्ठा करते हो ना, उसी को अन्नागार के नाम से जाना जाता है। अन्न संग्रह करने की जो जगह है वो बहुत बड़ी देखने को मिलती है, जहां पर लगभग जो नगर है उसका जो जितना भी अन्न होता था वो वहां पर इकट्ठा किया जाता था। उनकी इंजीनियरिंग और प्रशासनिक क्षमता के प्रतीक है। और यही चीज क्या बताते हैं, वहां के लोग सिर्फ आपके सामने नगर नियोजन में शानदार नहीं थे, वहां के लोगों ने कितनी समझदारी से इंजीनियरिंग का प्रतीक उन्होंने उस समय दिया। उस समय उनकी बुद्धि इतनी तेज थी, उन्होंने नगरों को इतना सुव्यवस्थित तरीके से बनाया कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की जो क्षमता है, किसी भी प्रकार की जो जरूरतों को, भविष्य में आने वाली विकट परिस्थितियों को वो सामना कर सकते थे। साथ के साथ उनके जो विशाल स्नान घर, आपको इस चीज को पता चलता है इस चीज से कि आपके सामने कि वो कितना अपनी सजग थे अपनी संस्कृति के प्रति, और कितनी इंजीनियरिंग की उनके अंदर दक्षता देखने को मिलती थी। अगले वाला पॉइंट है आर्थिक जीवन। उनका पैसे से संबंधित किस प्रकार का जीवन देखने को मिलता था। कृषि की बात करें, गेहूं, जौ, कपास जैसी फसलों को उगाया करते थे। कौन सी गेहूं को, जौ को और कपास जैसी फसलें हैं उनको वो उगाया करते थे। साथ के साथ पशुपालन और व्यापार उनके आर्थिक जीवन का आधार था। साथ के साथ क्या देखने को मिलता था, पशुपालन और व्यापार है उसके माध्यम से वो पैसे कमाने का कार्य किया करते थे। तो कृषि में भी आपको पता चल गया, गेहूं, जौ, कपास जैसी फसलें हैं उनको उगाया करते थे। पशुपालन में आपके सामने वो अलग अलग प्रकार के पशुपालन किया करते थे, जिसमें मुख्यतः कुत्ते का अवशेष भी मिले हैं और जो घोड़े के अवशेष देखने को मिला। तो उस समय आपके सामने जो मुख्य बैल के अवशेष देखने को मिले, बैल की तो आपके सामने तस्वीर भी देखने को मिली है सील पे। तो यही है आपके सामने कि पशुपालन के भी वहां पर अवशेष देखने को मिले हैं। व्यापार उनका आर्थिक जीवन का आधार था। और जो व्यापार है उससे क्या देखने को मिलता है, उन व्यापार के से भी वो व्यापार कैसे होता था, आज के समय पैसे वाला व्यापार नहीं देखने को मिलता था। व्यापार मुख्यतः किस प्रकार का होता था, अगर आपके पास 10 किलो गेहूं है तो आप उसके बदले 10 किलो चावल ले लेते थे, बार्टर सिस्टम जिसको बोला जाता है। आंतरिक व्यापार के साथ मेसोपोटामिया जैसे सुदूर क्षेत्र, मेसोपोटामिया आपके सामने अरब के आसपास का जो क्षेत्र हुआ करता था, ईरान का जो क्षेत्र हुआ करता था उसको मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उन जैसे क्षेत्रों में भी उनका व्यापारिक संबंध देखने को मिलते थे। और मेसोपोटामिया जैसी जो जगह है वहां से इनका
व्यापारिक संबंध भी देखने को मिलता है। कैसे पता चलता है? हमारी जो मोहरें हैं वहां पर आपको देखने को मिलती हैं, हमारी जो कलाकृतियां हैं वो वहां पर, और कुछ उनकी कलाकृतियां यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस चीज से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता वालों का मेसोपोटामिया के साथ क्या हुआ करता था? सभ्यता के साथ व्यापारिक लेन देन हुआ करता था। अगली चीजों के ऊपर अपन बढ़े। समाज की व्यवस्था किस प्रकार से देखने को मिलती थी उस समय? समाज वर्ग है, समाज संबद्ध है, आपके सामने वर्ग विभाजित था। हमें एकदम पूरा का पूरा तो पता नहीं चलता है कि क्या वास्तविकता में क्या वर्ग हुआ करते थे, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो समाज है वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ करता था, जिसमें पहला वर्ग हुआ करता था शासक वर्ग। जो राजा है, जो आपके सामने कुछ जो जमींदार लोग हैं जिनके पास पैसा हुआ करता था, वो क्या करते थे? वहां पर शासन करने का कार्य करते थे। दूसरा वर्ग हुआ करता था व्यापारी वर्ग, जो आपके सामने अलग अलग जगह जाकर आपके सामने चीजों की खरीद फरोख्त करते थे, उसको व्यापारी वर्ग के नाम से जाना जाता है। व्यापारी वर्ग भी वहां पर देखने को मिलता था। अगला वर्ग आपके सामने कृषि और श्रमिक वर्ग भी वहां पर देखने को मिलते थे। कौन से वर्ग? कृषि और श्रमिक वर्ग है वहां पर देखने को मिलते थे। इन दोनों प्रकार के वर्ग भी वहां पर देखने को मिला करते थे। मातर देवी की मूर्तियों से मात्र सतात्मक समाज की भी संभावना व्यक्त की जाती है, जहां पर मातर देवी एक मतलब एक स्त्री की जो स्त्री है वहां से स्त्री की एक तस्वीर देखने को मिलती है, मतलब एक मोहर होती है, उस पर एक स्त्री की तस्वीर देखने को मिलती है, जिसको मातर देवी के नाम से जाना गया है, और जिसके शायद नाभि से पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया है। तो उससे पता चलता है कि उस समय जो समाज है वो मात्र सतात्मक हुआ करता था, मतलब महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार हुआ करते थे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन कैसा होता था? मातर देवी, मैंने आपको बताया एक महिला है, एक जो मोहर पे एक महिला की तस्वीर और उससे एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। पशुपति महादेव, एक महादेव की तस्वीर को माना गया है, जहां पर एक व्यक्ति है जो आपके सामने जिस क्या कर रहा है, ध्यान लगाए हुए बैठा है, ध्यान लगाए हुए मुद्रा में बैठा है। तो उससे अनुमान लगाया गया है कि भगवान शिव की वो उस समय भी आराधना किया करते थे, लिंग की पूजा किया करते थे, और प्राकृतिक पूजा के भी प्रमाण मिले। और क्या देखने को मिले? वो प्रकृति के भी पूजा करते थे, जहां पर बैल के चिन्ह, जो मोहरों पर बैल के कुछ साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। वृक्षों, पेड़ पौधों की भी आपके सामने पूजा की जाती थी। तो इस चीज से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां के लोग क्या करते थे? पूजा पाठ है, धार्मिक पूजा भी क्या करते थे, जहां पर वो मातर देवी हो गई, पशुपति महादेव है, महादेव जो भगवान शिव उसकी पूजा करते थे, लिंग व आपके सामने अलग अलग पूजा व प्राकृतिक चीजों की भी पूजा करते थे। मतलब ईश्वर की भी पूजा करते थे, प्रकृति की भी पूजा करते थे, दोनों चीजों की पूजा उस समय किया किया करते थे। कला व शिल्प, मोहरों के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मोहरे जिन पर चित्रात्मक लिपि देखने को मिलती है, मतलब मिट्टी के बर्तन काफी जगह देखने को मिले हैं। साथ के साथ मोहरे देखने को मिली है, जिन पे मोहरों पे अलग अलग प्रकार के चित्र बने हुए हैं। कहीं पर आपको भगवान शिव की चित्र देखने को मिलता है, कहीं पर आपके सामने माता देवी का चित्र देखने को मिला है। धातु की मूर्तियां जैसे मोहनजोदाड़ो की नर्तकी, आभूषण व उनके कलात्मक कौशल भी दर्शाते हैं। और क्या देखने को मिलता है? अलग अलग प्रकार के जो धातु होते हैं उनकी मूर्तियां देखने को मिली आपके सामने। जैसे मोहनजोदाड़ो में सेलेटाइट की क्या है, आपके सामने एक नर्तकी है, उसकी सेलेटाइट धातु की क्या एक मूर्ति देखने को मिली है। आभूषण देखने को मिले हैं, मनके, और मतलब जो छोटे छोटे होते हैं ना आपके सामने, जो पहने जाते हैं, गले में पहने जाते हैं महिलाओं के द्वारा, या फिर पुरुष भी आप आजकल पहनते हैं, जिनको ब्रेसलेट के रूप में अगर जो आते हैं उनको मनके व कलात्मक कौशल को दिखाते हैं। तो इस चीज से पता चलता है कि वो कला और शिल्प में भी उनके पास निपुणता थी, जहां पर मिट्टी के बर्तन देखने को मिले, मोहर देखने को मिली, और धातु की मूर्तियां वो भी देखने को मिलती हैं। लिपि, मतलब किस भाषा का वो प्रयोग किया करते थे? उनकी चित्रात्मक लिपि थी। उनको विस्तार से समझे तो उनकी जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि देखने को मिलती है, मतलब उनके द्वारा चित्रों का प्रयोग किया जाता था लिपि के दर्शाने के लिए, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, और जिसको क्या है, जो उनके द्वारा जो लिपि का प्रयोग किया गया था, लिपि का प्रयोग किया गया था, उसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता, जो उनके प्रशासन व व्यापार में सहायक रही होगी। जिससे क्या पता चलता है कि भाई चित्रात्मक लिपि मतलब अलग अलग चित्र, कहीं पर आपके जो इस प्रकार के चित्र मुख्यतः देखने को मिले हैं, इस प्रकार के कोई भेड़ बकरी, इस प्रकार के अलग अलग जीव जंतुओं के जो चित्र वो मुख्यतः देखने को मिले हैं। कुछ डंडे कुछ डंडियों के माध्यम से आपके सामने चित्र देखने को मिले। चित्रों को पढ़ना आसान नहीं होता, उस भाषा को समझना आसान नहीं होता है, उसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये अनुमान लगाया गया है
किए जो चित्र हुआ करते थे वही उनकी लिपि हुआ करती थी। यही उनके प्रशासन व व्यापार में सहायक रही होगी। तो ये थी आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता, एक प्रकार की जो उन्नत नगरीय व्यवस्थाओं में से थी, जहां पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इंजीनियरिंग दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। और उनकी संस्कृति और समृद्धि इस बात से पता चलती है कि उन्होंने नगरीय सभ्यता का निर्माण किया। और नगरीय सभ्यता सिर्फ आम नगरीय सभ्यता नहीं थी। आज के समय भारत के बड़े बड़े नगरों के अंदर आपके सामने इस तरीके की नगरीय व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है जो उस समय इन्होंने हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिली है। तो यह था आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित प्रश्न। जरूर से पढ़ लेना, जरूर से देखने को मिलेगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, अपनी वीडियो को जो वीडियो देख रहे हो उसको जरूर से लाइक कर देना। धन्यवाद।